एक एवेंजर्स मूवी का मतलब है कि अर्थ के सबसे पावरफुल हीरोज मिलकर सामना करेंगे एक ऐसी मुसीबत का जिसका एक अकेला हीरो सामना नहीं कर सकता। जिसका मतलब एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ काफी नहीं होगी इनकर्जन या डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। पर अब सवाल उठता है कि मल्टीवर्स सागा में हम ऑलरेडी एक से एक पावरफुल बीइंग्स देख चुके हैं, तो पावर लेवल के हिसाब से यहाँ टिकेगा कौन? यहाँ जबरदस्त रियलिटी मैनिपुलेटर्स हैं, पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स और कुछ बीइंग्स की स्ट्रेंथ ऐसी है कि उनकी पावर को सन के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है, तब भी इतना काफी नहीं है। मल्टीवर्स की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में इनमें से कोई भी टॉप पर नहीं है। कौन है एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे पावरफुल बीइंग्स? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नंबर 5, थॉर ओडिनसन। अब कुछ लोगों को थॉर की ये प्लेसमेंट काफी शॉकिंग लग सकती है, जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है, पर मेरा यकीन मानो दोस्तों, मार्वल के पूरे मल्टीवर्स सागा में घुस जाने के बाद भी थॉर जो कि फेज 1 से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है, वो अभी भी टॉप पावरफुल बीइंग्स की लिस्ट में टॉप 5 पर आ रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो थॉर जो कि 9 रियम्स का प्रोटेक्टर और गार्डियन है, उसे हमने कई बार ऐसे कारनामे करते देखा है जो कि किसी के बस की बात नहीं है। अपने यंग एज में भी थॉर हजारों वॉर्स जीता था। सिर्फ अपने शेयर माइट पर ही वो योटनहाइम के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को भी टेक डाउन कर चुका है। लॉफी को उसके घर में जाके उसकी औकात दिखा दी थी और उनके सभी वॉरियर्स को भी मॉक कर दिया था। इन सब के साथ थॉर की ड्यूरेबिलिटी हल्क से भी कहीं ज्यादा है। एवेंजर्स मूवी में जिस ऊंचाई से गिरने के बाद हल्क अनकॉन्शियस हो गया था कई घंटों तक, वहीं उसी सेम ऊंचाई से गिरने के बाद भी थॉर फुल्ली कॉन्शियस था। वहीं इन्फिनिटी वॉर से पहले थॉर सिर्फ वो अकेला कैरेक्टर था जिसने एक फुल्ली फ्लेज्ड इन्फिनिटी स्टोन की पावर का सामना किया था द डार्क वर्ल्ड में, और वहीं उसके विल्डर को मॉक भी कर दिया था, ये कहकर कि इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ मैंने सोचा था कि तुम और जोर से मारोगे। वहीं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी थॉर की पावर्स की असली पहचान है। उस मूवी में हमारे गॉड ऑफ थंडर ने जो भी किया वो ओवर द टॉप ओवरकिल मोमेंट्स थे। आई मीन थैनोस को ब्रूस बैनर और हल्क दोनों के बारे में ही न्यूयॉर्क बैटल के टाइम से ही पता था, पर तब भी वो और उसके चेले थॉर को रिस्ट्रेंट करके रखे थे, ना कि बैनर को, क्योंकि एबनी मॉ जैसा स्ट्रेटेजिस्ट भी ये जानता था कि यहाँ पर कौन है जिसे बांध कर रखना चाहिए और कौन नहीं। पर हाँ, थॉर की ये पोजीशन चेंज हो सकती है दोस्तों, अगर एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर को एंशिएंट र्यून्स और ओडिन फोर्स मिल जाती है तो। नंबर 4, द गोल्डन गॉड सेंट्री। अब मेरे इस टेक से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सेंट्री थॉर के ऊपर कैसे आ सकता है। तो देखो दोस्तों, बात सिंपल सी है कि फिलहाल तो एमसीयू में ऑन पेपर सेंट्री थॉर से कई ज्यादा ताकतवर है। वहीं रही बात कि कौन कितना बड़ा पावर हाउस है, तो उस मामले में सेंट्री और थॉर के बीच की टक्कर बहुत क्लोज हो जाती है। पर जो बात थॉर और सेंट्री को अलग बनाती है वो है थॉर के मोरल कोड। सेंट्री के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी दिन एक फुल मेंटल क्रैश आउट है जिसके पास रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पावर है। सेंट्री का शेयर पावर लेवल इतने ऑफ द चार्ट्स जाते हैं कि एक बार अपने फुल रैम्पेज पर जाने के बाद उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद है, वरना आपको अदरवर्ल्डली गॉड्स ही लाने पड़ेंगे उसे रोकने के लिए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि सेंट्री को अभी एमसीयू में उतना टाइम और अपीयरेंस नहीं मिला है कि वो खुद को प्रूव कर सके, पर एवेंजर्स डूम्सडे इसका सबसे फेवरेबल ग्राउंड बनने वाला है, जहां हम सच में ये देखेंगे कि सेंट्री किस लेवल की पावर होल्ड करता है। वहीं सेंट्री की मार्केटिंग भी इस तरह की जा रही है कि अर्थ के इनकर्जन के दौरान सेंट्री एक बहुत बड़े पावर गैप को फिल करता हुआ नजर आने वाला है। तो जिस कैरेक्टर के बारे में ये फैक्चुअली कहा गया है कि वो पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स होल्ड करता है, तो उसे उतना ड्यू क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि वो अपने नाम पर खड़ा होता हुआ दिख सके। नंबर 3, विक्टर वॉन डूम। तो अगर आपने आज तक इस चैनल की वीडियोस को फॉलो किया है तो हमने आपको कई बार ये चीज बताया है कि डूम क्या चीज है। वो साइंस में रीड के टक्कर का है, मैजिक में डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल पर है, पर जो बात डॉक्टर डूम को सबसे फॉर्मिडेबल बनाती है वो है उसकी पावर्स चुरा लेने की काबिलियत। हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि डूम अपने चेस्ट प्लेट पर एक साइफनिंग डिवाइस रखता है जिससे वो पावरफुल बीइंग्स की पावर चुरा सकता है। वहीं जब हमारे सामने डॉक्टर डूम की पहली झलक आई थी तो वहां पर हमने देखा है कि उसके चेस्ट प्लेट पर म्योनिर और क्री सिंबल बने हुए हैं। तो अगर डूम्सडे में डूम पहले ही किसी दूसरे यूनिवर्स के थॉर और कैप्टन मार्वल को मार चुका है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, उसके पास थॉर और कैप्टन मार्वल दोनों की ही पावर्स पहले से होंगे। तो डूम एक्चुअली उन विलन्स की तरह है जिनसे आप जितनी बार लड़ने जाओगे वो उतना ही पावरफुल बनता जाएगा,
इनफैक्ट आप डॉक्टर डूम को एमसीयू का ऑल फॉर वन कह सकते हो, जो कि हर उस ताकत को चुरा लेता है जिसे वो वर्दी मानता है, क्योंकि डूम की एक ही आइडियोलॉजी है और वो है कि हर बेहतरीन चीज पर उसी का हक हो। और देखना दोस्तों, मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम एट द एंड सभी इमेंसली पावरफुल बीइंग्स की पावर्स चुराने वाला है और तभी वो बनेगा गॉड एम्परर डूम। नंबर 2, गॉड लोकी। तो मैं अब अपने शब्दों में इस बात को कैसे बयान करूं कि ये बंदा अभी किस पावर लेवल पर चढ़ा बैठा है। और नहीं, मैं ऐसा तारीफ में नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हम एक्चुअली में वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कैसे, हाँ मैं बताता हूं। तो देखो दोस्तों, लोकी की एग्जिस्टेंस एक पैराडॉक्स बन चुकी है खुद एमसीयू में। टेक्निकली लोकी का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो फ्यूचर में मारा जा चुका है, फिर उसका पास्ट सेल्फ जर्नी पर निकला, फिर उसे एक ऐसी एबिलिटी मिली टाइम स्लिपिंग की जो कि पॉसिबल होनी ही चाहिए क्योंकि वो बंदा उस जगह भी टाइम में आगे पीछे जा रहा था जहां टाइम का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि टीवीए में। अब ये बात खुद विक्टर टाइमली और ओबी जैसे जीनियसिस को भी कंफ्यूज कर चुकी है कि टीवीए के अंदर कोई टाइम स्लिपिंग कैसे कर सकता है। आप समझ रहे हो, थियोरेटिकली टीवीए एक ऐसे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है जो कि नॉर्मल कंसेप्ट्स ऑफ स्पेस टाइम से परे है। वो मल्टीवर्स के नियमों से इतना कटा हुआ है कि वहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स और सॉर्सरी भी काम नहीं करती। पर लोकी वहां टाइम स्लिप कर रहा था, फिर लोकी की टाइम स्लिपिंग एबिलिटी उसे नॉर्मल रियलिटी से ज्यादा ऊपर ले गई, तभी वो पूरे मल्टीवर्स के एनाइलेशन तक को सरवाइव कर गया था और उसने सब कुछ रिवर्स भी कर दिया था। इनफैक्ट क्या आप गेस करना चाहोगे कि लोकी की अभी एज क्या है? तो करेंटली एमसीयू में लोकी की एज बिलियंस ऑफ ईयर्स में है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोनल रेडिएशन हर चीज को इंस्टेंटली एज अप कर देती है और लोकी बहुत ही भयंकर क्रोनल रेडिएशन में आगे बढ़ता चला गया था और हर आगे बढ़ते हुए कदम के साथ क्रोनल रेडिएशन बढ़ रहा था और हर कदम के साथ लोकी की एजिंग और एक्सपोनेंशियली बढ़ रही होगी और टाइम लूम तक पहुंचते पहुंचते लोकी इजीली बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हो चुका होगा। तो टेक्निकली लोकी जीता जागता पैराडॉक्स बन चुका है। वो मर नहीं सकता, वो मिटाया नहीं जा सकता, वो एक ऐसा अनोमली है जिसे होना नहीं चाहिए था पर वो है। अब आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे पावरफुल बीइंग पर। तो नंबर 1, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब जिन्हें पता है और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ा है उन्हें पता है कि फ्रैंकलिन कौन है और वो क्या कर सकता है, और जिन्हें आइडिया नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जब सीक्रेट वॉर्स में डूम के पास बियॉन्डर्स की भी पावर्स थी तो भी उसने मेक श्योर किया था कि सू स्टॉर्म के साथ फ्रैंकलिन भी उसके साथ आ जाए, क्योंकि अपने पावर्स के पीक पर होने के बाद भी वो एक छोटे फ्रैंकलिन से नहीं भिड़ना चाहेगा। और भले ही ये बात कॉमिक्स में सीधा सीधा ना कोट किया गया हो, फिर भी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डूम के पास जब बियॉन्डर्स की पावर्स थी तब वो उतना ही पावरफुल था जितना छोटा फ्रैंकलिन अपने बेस लेवल पर है, और वो हमें खुद सीक्रेट वॉर्स के एंड में दिख चुका था जहां फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने ही अगले मल्टीवर्स को बनाया था। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि द पीक ऑफ डॉक्टर डूम इज जस्ट अ रैंडम ट्यूसडे फॉर फ्रैंकलिन। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बात करें तो जब फ्रैंकलिन ने बोलना भी नहीं सीखा था उस वक्त वो उस लेवल पर पावर होल्ड करता था कि वो गैलेक्टस को रिप्लेस कर दे और डेथ को रीराइट कर दे। आप सोच सकते हो, एक प्राइमोर्डियल कंसेप्ट को रीराइट कर देना, यानी कि बेबी फ्रैंकलिन खुद गैलेक्टस और डेथ जैसे कॉस्मिक एंटिटी से भी ऊपर स्टैंड करता है, वो भी तब जब वो बेबी नैपी में था। तो अब जब वो एक टॉडलर होगा तब क्या होगा? अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं दोस्तों कि टॉडलर फ्रैंकलिन को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बच्चा खुद को एक झटके में एडल्ट बना सकता है। और कॉमिक्स में ये बात कही भी गई है कि फ्रैंकलिन जानबूझकर खुद को बच्चा बनाए रखता है, क्योंकि फ्रैंकलिन को ये पता है कि अगर वो एडल्ट बन जाएगा तो वो इस कदर रिडिकुलसली ओवरपावर्ड हो जाएगा कि रियलिटी तो उसके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो ये थी हमारी एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे पावरफुल बीइंग्स की लिस्ट। अब देखो, बिना स्पेशल मेंशंस के इस लिस्ट को सामने रखना अनफेयर होगा, तो स्पेशल मेंशंस में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कि ना सिर्फ एक पावरफुल सॉर्सरर है पर उसके पास फिलहाल डार्क होल्ड की नॉलेज भी है। अगला नाम है स्कारलेट विच का, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स की हो, जो कि आराम से रियलिटी के सारे रूल्स चेंज कर सकती है। और इसके बाद एक और वाइल्ड कार्ड है यहाँ पर, और वो है रेचल समर्स। रेचल समर्स एक बहुत ही पावरफुल एक्समैन है जिसके एवेंजर्स डूम्सडे में होने के रूमर्स हैं। तो जो इन 3 बीइंग्स का मैंने नाम लिया है ये भी बहुत सफिशिएंट है अपने आप में इनकर्जन और डूम जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए। पर अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में? क्या आपके हिसाब से नंबर 1 पर कोई और होना चाहिए था, या हमने इस लिस्ट में किसी को मिस कर दिया? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।